नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। दिल्ली में काउंटिंग के पहले बड़ा बवाल। कल केजरीवाल की पॉलिटिक्स का आखिरी दिन होगा क्या? 15 करोड़ देकर बीजेपी केजरीवाल के नेता खरीद रही है। इसकी सच्चाई क्या निकली? दिल्ली में कांग्रेस के फ्लॉप शो को छोड़कर राहुल गांधी ने आज फिर कौन सा महाकांड कर दिया, यह दिखाऊंगा। बीजेपी को जिताने वाले सीक्रेट वोटर्स, राहुल ने जो कहानी सुनाई उसका पूरा सच बताने वाला चैप्टर भी खोलूंगा। सीएम योगी ने अयोध्या का बदला ले लिया है क्या? मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत पक्की है क्या? इसके बारे में बताऊंगा। महाकुंभ में भीड़ फिर बढ़ी तो अचानक आग कैसे लग गई? हादसा या साजिश? और महाकुंभ में आए नागा साधुओं की मौत का वो रहस्य जो आज आप पहली बार पाठशाला में टीवी पर देखने जा रहे हैं। नागा साधुओं के वो राज खोलूंगा जिनके बारे में सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने फिर आग लगाना क्यों शुरू कर दिया है? और मोदी ट्रंप की मुलाकात के पहले बांग्लादेश में जो हो रहा वो मोहम्मद यूनुस को बहुत भारी पड़ जाएगा क्या? इसका भी चैप्टर होगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का महाकुंभ आने का शेड्यूल तय हो गया है। राष्ट्रपति 10 फरवरी को सुबह 11 बजे आएंगी और संगम में डुबकी लगाने के बाद शाम 4 बजे उनकी वापसी होगी। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कल से 2 दिन के प्रयागराज दौरे पर आएंगे और कैबिनेट मंत्रियों के साथ महाकुंभ में स्नान करेंगे। आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ को भारत की आध्यात्मिक विरासत का गौरव बताया। महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। अटकलें लगाई जा रही कि शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद शिंदे गुट में जा सकते हैं। शिंदे गुट के सांसद नरेश महास्के ने तंज कसते हुए कहा कि अब ठाकरे की पार्टी खत्म होने वाली है। उसमें आदित्य और संजय राउत के अलावा कोई नहीं बचेगा। रिजर्व बैंक ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। करीब 5 साल में यह पहली बार है जब रेपो रेट में कटौती हुई है। इस कटौती के बाद ब्याज दर घटकर 6.25% रह गई है। रेपो रेट कम होने से लोगों को लोन सस्ता मिलेगा, साथ ही ईएमआई का बोझ भी हल्का हो। दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स में एक बार फिर बम की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज में भी आया। बम की धमकी के बाद पुलिस ने स्कूल्स और कॉलेजेस में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इस बात की जांच चल रही है कि धमकी किसने दी थी। 2 दिन पहले नोएडा के 4 स्कूलों में भी ऐसे ही बम की धमकी मिली थी और इस मामले में पुलिस ने एक छात्र को पकड़ा था। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। सड़क पार कर रहे युवक को पहले एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार दी और उसके बाद शख्स को 6 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटता लेके चला गया। हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि टायर फटने के बाद आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन और पाठशाला की पहली क्लास। दिल्ली में काउंटिंग के पहले बड़ा बवाल। कल केजरीवाल की पॉलिटिक्स का आखिरी दिन होगा क्या? 15 करोड़ देकर बीजेपी केजरीवाल के नेता खरीद रही। इसकी सच्चाई क्या निकली? दिल्ली में कांग्रेस के फ्लॉप शो को छोड़कर राहुल गांधी ने आज कौन सा महाकांड कर दिया? और बीजेपी को जिताने वाले वोटर्स, राहुल ने जो कहानी सुनाई उसका पूरा सच बताने वाला चैप्टर भी लाया हूं। और मिल्कीपुर में क्या हो रहा है? बीजेपी की जीत पक्की है क्या? अयोध्या का बदला ले लिया है क्या योगी ने? सबसे पहले इसका चैप्टर। आज की रात दिल्ली में बहुतों को नींद नहीं आएगी और दिल्ली के चुनाव के बारे में सोच सोच के देश में कईयों को नींद नहीं आएगी। हालांकि एक तरफ केजरीवाल के लोग हैं जिनकी नींद यह सोचकर उड़ी होगी कि क्या वाकई केजरीवाल दिल्ली में हार जाएंगे क्या, जैसा एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। ये लोग तो मना रहे होंगे कि एग्जिट पोल गलत साबित हो जाए, एग्जिट पोल पलट जाए। बीजेपी के लोगों को यह सोच सोचकर नींद नहीं आ रही होगी कि कहीं एग्जिट पोल के नतीजे 2 दिन की खुशी वाले ना हो। और जिन लोगों को यकीन है कि एग्जिट पोल ही सही होंगे, उन लोगों को खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आएगी कि बॉस कल तो जीतने वाले हैं। इसलिए चाहे केजरीवाल का कैंप हो या फिर बीजेपी का कैंप हो, यह सुबह से टीवी स्क्रीन से चिपक जाए। आप भी अपने टीवी पर सुबह नवभारत का टाइमर सेट करके रख लीजिए, क्योंकि सबसे सटीक नतीजे, सबसे तेज नतीजे, सबसे पहले रुझान आपको नवभारत पर मैं ही दिखाऊंगा। सुबह 6 बजे से आ जाऊंगा। कल 3 चेहरों का बड़ा टेस्ट होने वाला है। भाई पहला तो अरविंद केजरीवाल। अगर केजरीवाल जीत गए तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे, क्योंकि भाई वो कहेंगे कि मैं तो बीजेपी को हरा रहा हूं। ममता बनर्जी बंगाल में हराती हैं, यहां मैं दिल्ली में हराता हूं, और उसके अलावा कौन है?
अगर हार गए तो केजरीवाल के फ्यूचर प्लान डिरेल हो जाएंगे। दूसरा टेस्ट मोदी शाह के सियासी ब्रांड का है, क्योंकि वो महाराष्ट्र और हरियाणा जीत चुके हैं। दिल्ली जीत जाएंगे तो कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल का किला गिरा देना आसान बात नहीं। तीसरा टेस्ट है राहुल गांधी की राजनीति का, क्योंकि दिल्ली कोई भी हारे जीते कांग्रेस की सियासी बैंड हर तरफ से बजेगी। मोदी शाह भी और हावी हो जाएंगे अगर बीजेपी जीती, और अगर केजरीवाल जीत गए तब तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस केजरीवाल के पीछे पड़ी रही, केजरीवाल भूलने वाले हैं। राहुल गांधी की बात आगे करूंगा विस्तार से, कैसे वो दिल्ली चुनाव को छोड़कर अलग ही लेवल पर चले गए और नया कांड कर दिया राहुल गांधी। लेकिन पहले यह देखिए कि रिजल्ट आने से ठीक पहले दिल्ली में कैसा बवाल मचा हुआ, कैसे केजरीवाल के घर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम पहुंच गई। केजरीवाल के घर घंटों घमासान चला, 15 करोड़ वाले आरोप 15,000 करोड़ तक पहुंच गए। यह सब विस्तार से आज दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए आज सुबह से दिल्ली में कैसे तमाशा हो रखा है। जबरदस्त सियासी लड़ाई मची है। पैसे ले लो और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये मोदी का षड्यंत्र है, ये अमित शाह का षड्यंत्र है। परवेश वर्मा जी के ने आपसे तो फोन मिलवाया है। आप कुछ भी ठुकेंगे और भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। बट आतिशी मालिक ने पहले एक मामले में जमानत में, अरविंद केजरीवाल 6 बार माफी मांग चुके हैं। दिल्ली में नतीजों से ठीक पहले आज दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। कहां तो बात एग्जिट पोल की हो रही थी, लेकिन आज पूरी लड़ाई उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त के आरोप और दावों पर चली। इसी पर आज सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी उम्मीदवारों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कहा कि सब जल्दी घर पहुंचो। इसी बीच खबर यह आई कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एलजी से शिकायत कर दी। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी उस पर आप उम्मीदवारों को खरीदने का गलत आरोप लगा रही है। मतलब बीजेपी एलजी के बोल रही है कि भाई क्या ये लोग गलत बोल रहे हैं, भाई हमने ऐसा नहीं किया है। बीजेपी की शिकायत पर एक्शन लेते हुए एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच का आदेश दिया कि देखो जरा ये लोग खरीदने की कोशिश की है कि नहीं, जरा चेक करो। शिकायत मिली तो एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम केजरीवाल के घर गई पूछने कि जरा बताइए कौन खरीदने की कोशिश कर रहा है, किस नंबर से फोन आया, क्या आया बताइए। लेकिन यहां कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। अरविंद केजरीवाल एसीबी की टीम से मिले ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एसीबी वाले बिना नोटिस के आए थे, इसलिए केजरीवाल नहीं मिले। इधर संजय सिंह अपनी शिकायत लेकर एसीबी के दफ्तर पहुंच गए। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को खरीद फरोख्त के सबूत दे दिए हैं, लिखित शिकायत भी दे दी है। यानी कहां तो बात होनी चाहिए थी कि कल आने वाले रिजल्ट पर कि क्या होगा नहीं होगा, यहां बात हो गई कि कौन खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा है, कौन झूठे बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। मतलब अलग ही लेवल का मामला चल रहा है जो आपने कभी देखा नहीं होगा। दिल्ली में इस वक्त गजब की लड़ाई हो रखी है। करोड़ों के ऑफर की बात हो रही है, जिनका पता भी नहीं कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उनको कहा जा रहा कि करोड़ों का ऑफर आया। विधायकों को ऑफर आते तो सुना था, लेकिन कैंडिडेट्स को ऑफर आने लगे ये पहली बार सुना। क्योंकि कई बार मान लीजिए विधायक जीत गया तो आदमी कहता है कि इधर आ जाओ, जो जीता ही नहीं है उसको कौन ऑफर दे रहा है। इसलिए दिल्ली की एसीबी ने संजय सिंह से 15-15 करोड़ के ऑफर वाले आरोपों पर सवाल पूछ लिए। एसीबी के सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ने जांच में सहयोग नहीं किया। जिन 16 उम्मीदवारों के कॉल आए उनका नाम भी नहीं दिया। संजय सिंह ने सिर्फ मुकेश अहलावत का नाम बताया। कुल कितने उम्मीदवारों को पैसे का लालच दिया गया है, इसका भी संजय सिंह कोई जवाब नहीं देता। एसीबी के सूत्रों की खबर तो संजय सिंह को फंसा रही, लेकिन संजय सिंह जब एसीबी के दफ्तर से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमने तो सबूत दिए हैं, एसीबी जाके सच पता करे। एक बार सुनिए संजय सिंह ने कैमरे पर क्या कहा, फिर बताऊंगा दिल्ली सरकार के जिस मंत्री मुकेश अहलावत ने सबसे पहले खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे, उसने एसीबी की जांच में क्या बताया। ये शिकायती पत्र मैंने स्वयं से एसीबी में दिया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है।
एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। सर जांच कराइए इस पूरे मामले की। आपका बयान हमने नंबर दिया है मुकेश सहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराइए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? संजय सिंह के बाद एसीबी केजरीवाल से भी पूछताछ करना चाहती थी, इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, लेकिन उसे केजरीवाल की लीगल टीम ने घर के मेन गेट पर ही रोक दिया, अंदर घुसने ही नहीं दिया। एसीबी की टीम 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर पर रही, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं कर पाई। केजरीवाल की लीगल टीम ने कहा कि एसीबी के अधिकारी बीजेपी के इशारे पर आए थे, उनके पास केजरीवाल से पूछताछ करने की कोई परमिशन तक नहीं थी। वो 1.5 घंटे तक कोई नोटिस नहीं दिखा पाए। आम आदमी पार्टी के वकीलों को भी सुनिए, वो फुल फायर थे कि ऐसे कैसे बिना नोटिस के आ गए जी आप लोग। फिर आपको बताऊंगा कि एसीबी केजरीवाल से जानना क्या चाहती है। मोदी का षड्यंत्र है, ये अमित शाह का षड्यंत्र है। यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हुए हैं। इनसे पूछा जाए ये क्यों बैठे हुए हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर है ये, कोई आम आदमी कि आप कैसे बैठ सकते हो यहाँ पे? इस तरीके से ये कानून की धम धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर ये थोड़ी देर में नहीं गए तो हम इनकी शिकायत ऊपर करेंगे। कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। ये बात तो ठीक है कि भाई नोटिस कहां है, लेकिन केजरीवाल की जो लीगल टीम है उसके वकील के मुंह से बोलते बोलते निकल गया कि पूर्व मुख्यमंत्री का घर है, कोई आम आदमी का। फिर याद आया कि आम आदमी का ही तो घर है, आम आदमी पार्टी के नेता का। तो भाई ने कन्नी काट ली कि नहीं, इसे कैसे। केजरीवाल से पूछताछ छोड़िए, उनके वकीलों की टीम ने एसीबी को दरवाजे से ही लौटा दिया, लेकिन वापस जाने से पहले एसीबी के अधिकारियों ने केजरीवाल को देने के लिए एक नोटिस तैयार किया और यह नोटिस केजरीवाल की लीगल टीम को देकर गए। इस नोटिस में 5 सवाल थे जिनके जवाब एसीबी केजरीवाल से जानना चाह रही थी। ये 5 सवाल कौन से हैं, अब ये भी जान लीजिए। पहला सवाल, 15 करोड़ के ऑफर के दावे वाले ट्विटर पोस्ट पर आपने ये ट्वीट किए हैं या किसी और ने? दूसरा सवाल, वो 16 आप विधायक कौन हैं जिनको रिश्वत का ऑफर आया? तीसरा सवाल, वो फोन नंबर बताइए जिससे कॉल आया और उस व्यक्ति की पहचान बताइए जिसने आम आदमी पार्टी के विधायकों को संपर्क किया। चौथा सवाल, आपके दावे और आरोप को साबित करने वाले सबूत क्या हैं, उन्हें मुहैया करवाइए। और 5वां सवाल की कारण बताइए कि सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। एसीबी की टीम को केजरीवाल से अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन आज एसीबी की टीम दिल्ली के मंत्री और सुल्तानपुर माजरा सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुकेश अहलावत के घर भी गई, क्योंकि कहा गया कि मुकेश अहलावत को ही फोन आया है। उन्हीं का नंबर दिखाया गया ना कि भाई सबसे पहले उन्होंने ही आरोप लगाया कि इस नंबर से उन्हें खरीद फरोख्त का फोन आया था और 15 करोड़ की पेशकश हुई। कल सोशल मीडिया पर मुकेश अहलावत ने आरोप लगाए और एसीबी ने जांच शुरू की, तो एसीबी वाले मुकेश अहलावत से पूछताछ करने गए। एसीबी की टीम के लोग मुकेश अहलावत के दफ्तर से बाहर निकलते दिखे, लेकिन मुकेश अहलावत आज मीडिया के सामने भी आए और नया आरोप लगाया कि इस पूरे कांड के पीछे प्रवेश वर्मा है। मुकेश अहलावत ने कहा कि यह फोन प्रवेश वर्मा ने करवाया था। एक बार मुकेश अहलावत को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि 15 करोड़ की पेशकश के आरोपों का सच क्या निकला। फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और प्रवेश वर्मा जी के ने आपसे तो फोन मिलवाया है। तो मैंने कहा क्यों मिलवाया भाई, क्या काम है आप लोगों को, हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। और बोले आपके फायदे के लिए है। इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। 15 करोड़ देखो सुनो फिर उन्होंने मेरे को ये बोला, रिकॉर्डिंग तो देखो ऐसा है, व्हाट्सएप कॉल किया है कोई। मुकेश अहलावत कह रहे हैं कि जिस नंबर से उन्हें कॉल आया वो प्रवेश वर्मा का आदमी है जिसने कॉल किया, लेकिन जब हमारी टीम ने इस मोबाइल नंबर की जांच की तो पता चला कि जो नंबर आम आदमी पार्टी ने जारी किया है वो नंबर किसी देवेंद्र सिंह का है। जब हमारे रिपोर्टर ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो देवेंद्र सिंह ने मामले में नया मोड़ ला दिया। देवेंद्र सिंह ने हमारे रिपोर्टर को एक स्क्रीनशॉट भेजकर दावा किया कि उन्होंने पहले किसी को फोन नहीं किया था, बल्कि उन्हें मुकेश अहलावत का फोन आया था। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। यह बात तो मुकेश अहलावत को बतानी चाहिए कि जिस आदमी का मोबाइल नंबर उन्होंने यह कहते हुए सोशल मीडिया पर डाला कि इस नंबर से उन्हें खरीद फरोख्त के लिए फोन आया था, वो आदमी क्यों खुद दावा कर रहा है कि उसने नहीं बल्कि उल्टे मुकेश अहलावत ने फोन किया था। अब कौन सच बोल रहा है यह तो जांच में पता चलेगा। हालांकि कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि मुकेश अहलावत जो मोबाइल नंबर दिखा रहे थे कि वहां से उन्हें खरीदने के लिए फोन आया, उस मोबाइल नंबर पर खुद ही मुकेश अहलावत बात कर रहे थे।
हालांकि संजय सिंह ने यह कह दिया कि हो सकता है कि मुकेश अहलावत के पास पहले फोन आया हो, फिर पलटकर उन्होंने भी कॉल बैक किया हो। सुनिए संजय सिंह को। ये जो नंबर है, ये नंबर दे। इसी नंबर को जब हमने तहकीकात की तो ये निकल के सामने आया कि उनको तो पहले 2 बार कॉल किया गया था मुकेश अहलावत के नंबर से ही। बाद में उन्होंने कॉल करने के लिए पूछा था कि क्यों कॉल आया था। तो आपके पास मिस कॉल आता है तो आप उसको अगर अननोन नंबर होता है तो कॉल बैक करते हैं। कॉल तो उनके नंबर से पहले गया हुआ है अहलावत जी, कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर कोई मिस कॉल आई है आपके नंबर पे तो उनके हो सकता है उन्होंने पलट के किया हो। सवाल ये है कि हमारी शिकायत ये है कि इस नंबर से कॉल आई और इस नंबर से कॉल आने के बाद जो उनका आरोप है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जांच की जाए। एक तरफ मुकेश अहलावत कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ने उन्हें फोन करवाया था, दूसरी तरफ संजय सिंह कह रहे हैं कि एसीबी पता करे कि किस व्यक्ति ने फोन किया था। अब ये दोनों बातें विरोधाभासी लग रही हैं, क्योंकि अगर मुकेश अहलावत को यह पता है कि प्रवेश वर्मा के आदमी ने फोन कराया था तो फिर यह पता होगा कि किसके जरिए फोन कराया गया था। कल तक तो सिर्फ मुकेश अहलावत ही सामने आए थे, आज आम आदमी पार्टी के एक और उम्मीदवार विनय मिश्रा भी सामने आए। विनय मिश्रा ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि गाली गलौज पार्टी के एक नेता का उनके पास फोन आया बीजेपी में शामिल होने के लिए और साथ में किसी और एमएलए को लाने पर 15 करोड़ नकद और 1 मंत्री पद का ऑफर दिया। विनय मिश्रा ने कहा कि गाली गलौज पार्टी से कहना चाहता हूं कि 15 करोड़ का ऑफर दें या 15,000 करोड़ का, वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। जब गाली गलौज पार्टी की सरकार बन रही है तो फिर परेशान होकर हम लोगों को फोन क्यों कर रहे हैं। विनय मिश्रा ने तो सीधे सीधे दावा कर दिया कि उनके पास बीजेपी नेता का फोन आया। किस बीजेपी नेता का फोन आया था ये उन्होंने नहीं बताया। कमाल की बात यह है कि जब हमारी टीम ने विनय मिश्रा से बात की तो वो कहने लगे कि उनके घर में कुछ लोग आए थे। अब पहले तो यही क्लियर नहीं हो रहा कि उन्हें फोन आया था और फोन पर कथित ऑफर मिला या फिर उनके घर पर लोग आए थे। एक बार सुनिए विनय मिश्रा को, फिर आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी के बाकी उम्मीदवार भी क्या कह रहे हैं और उन बातों में क्या लूप होल दिख रहा है। आपको अप्रोच कैसे किया है लोगों ने? आपके घर आ गए? हाँ जी, घर आए। आपके घर आए? आपको अप्रोच कैसे किया है लोगों ने? आपके घर आ गए? हाँ जी, घर आए। आपके घर आए? इन आरोपों के बीच आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे। यहां इन उम्मीदवारों ने अलग अलग दावे किए। किसी ने कहा कि पार्टी के पास पर्याप्त सबूत हैं, किसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सबूत जुटाने के लिए कहा है। कल संजय सिंह ने 7 उम्मीदवारों को अप्रोच करने का दावा किया था। शाम को अरविंद केजरीवाल ने यह नंबर बढ़ाकर 16 कर दिया कि 16 लोगों के पास फोन आया या उनको अप्रोच किया गया। आज आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग फिगर दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि 20 विधायकों को अप्रोच किया गया। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, फिर बताता हूं कि बीजेपी ने कैसे आम आदमी पार्टी की पुरानी फाइल खोल दी। इसी पर विस्तार से चर्चा हुई कि सावधान रहने की जरूरत है, रिकॉर्ड पर रखने की जरूरत है। कोई भी फोन आए हर फोन को रिकॉर्ड करना है ताकि ज्यादा सबूत इकट्ठा करके उनको एक्सपोज करें। सर कोई प्रूफ है जिस नंबर से हमने उस नंबर जो मुकेश अहलावत ने हमसे बात करने की कोशिश की लेकिन लगा रख रहे हैं, अब इकट्ठा कर रहे हैं, यही कहा गया। प्रूफ नंबर दे दिया और इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? नंबर लगे नहीं आया, लेकिन कुछ अंदर प्रत्याशियों ने बताया है कि उनको कॉल आया, उनके रिश्तेदारों को कॉल आया। उन्होंने कहा मुझे कोई कॉल नहीं आया। किसी की औकात नहीं जो आदिल अहमद खान को फोन कर ले। भारतीय जनता पार्टी में किसी की औकात नहीं जो मुझे फोन कर ले, पर हमारे साथियों को फोन आया। लगभग 20 लोगों को फोन आया है। 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है, मंत्रालय का ऑफर दिया गया है। और कितने एमएलए? 18-20। लेकिन इस 15 करोड़ वाली पॉलिटिक्स के बीच अब कल दिल्ली चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आज केजरीवाल ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक बुलाई। बैठक में केजरीवाल ने सभी को काउंटिंग के दौरान अलर्ट रहने का संदेश दिया। बैठक में केजरीवाल ने कहा कि तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल ने अपने सभी उम्मीदवारों को कहा कि जैसे मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं उसी तरह से काउंटिंग की भी तैयारी करिए। केजरीवाल ने कहा कि निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो, इसके लिए सभी कैंडिडेट्स को सावधान रहने की जरूरत है। केजरीवाल के मुताबिक सभी कैंडिडेट्स अपनी सारी कॉल्स को रिकॉर्ड भी करें। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने वोटिंग डे की अपनी रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि पार्टी करीब 50 सीटें जीतेगी। गोपाल राय को सुनिए। सभी उम्मीदवारों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। करीब 7-8 सीटों पर काफी क्लोज फाइट दिख रही है।
यानी आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि एग्जिट पोल गलत होंगे, सरकार उनकी बनेगी। बीजेपी कह रही है कि रहिए कॉन्फिडेंस में, हम ही बना रहे हैं सरकार, कहां है पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। तो सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन जहां एक तरफ हर कोई दिल्ली के रिजल्ट की तरफ देख रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी रिलैक्स है, क्योंकि उसको पता है या तो 0 आना है या 1 या 2 सीट आनी है, तो वो लोड ही नहीं ले। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें दिल्ली के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी दूसरी दुनिया में है। महाराष्ट्र का जो चुनाव हुए 2 महीने बीत चुके हैं, आज अचानक उसकी बात राहुल गांधी करने लगे। शायद दिल्ली में कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है ये राहुल गांधी को पता चल गया है, क्योंकि एग्जिट पोल क्या, कोई भी आदमी जो थोड़ी चुनावी समझ भी रखता है उसको भरोसा नहीं है कि कांग्रेस दिल्ली में खाता भी खोल पाएगी या नहीं। अगर दिल्ली में कांग्रेस खाता भी खोल ले तो बड़ी बात हो जाएगी, लोग कह रहे हैं। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी को इससे कोई लेना देना नहीं। वो महाराष्ट्र के चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लेकर आ गए। या तो वो पिच तैयार कर रहे हैं कि कल जब कांग्रेस को 0, 1, 2 सीट आएगी तो कहेंगे कि देखो महाराष्ट्र में घपला हुआ था, यही दिल्ली में हो गया, वरना हम तो डंका बजा देते। तो वो एक नई कहानी लेकर आए, और ये वही आरोप है जिनका जवाब बार बार चुनाव आयोग ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को अचानक दिल्ली के रिजल्ट से 1 दिन पहले महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की याद आ गई। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को कवर फायर दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी अभी से माहौल बना रहे हैं कि कल को अगर दिल्ली में केजरीवाल हार गए तो सारा टीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया जाए, जिससे कांग्रेस पर कोई बात ना आए? या फिर वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कल फिर कांग्रेस हारेगी, खाता खुलेगा नहीं, 1, 2 सीट आएगी तो पब्लिक पूछेगी बॉस आप कर क्या रहे हो, कहां कहां लुटिया डुबोगे, तो पहले ही महाराष्ट्र की कहानी सुना दो। हालांकि अगर दिल्ली में केजरीवाल हारे तो इंडी गठबंधन में ब्लेम कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी आए। केजरीवाल दिल्ली हार गए तो फिर वो कांग्रेस के खिलाफ ऐलान जंग कर देंगे और फिर इंडी गठबंधन में कांग्रेस का टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी खुद फंस गए। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में जितने वोटर नहीं जोड़े गए उतने 5 महीने में जोड़ दिए गए। सुनिए राहुल गांधी का बयान, फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी कैसे अपने ही आरोप में उलझ के रह गए। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। ये पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? यानी राहुल गांधी का कहना है, क्योंकि कई बार वो कहते हैं तो पब्लिक कहती है कि कहना क्या चाहते हो। तो राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र में वोटर बढ़ गए थे, इस वजह से इंडी गठबंधन को हार मिली। मतलब उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ सीक्रेट वोटर जोड़ दिए जिससे बीजेपी जीत गई। राहुल गांधी ये पहली बार आरोप नहीं लगा रहे, यही आरोप राहुल गांधी पहले भी लगा चुके हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि हर बार राहुल के आरोप में वोटर का आंकड़ा अलग अलग होता है। जैसे 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी ने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर बढ़ गए थे। फिर 3 फरवरी 2025 को राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 70 लाख वोटर महाराष्ट्र में बढ़े। आज राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 39 लाख वोटर बढ़े। अब राहुल गांधी पहले तो मन बना लें कि 1 करोड़ बढ़े वोटर, 70 लाख बढ़े या 39 लाख बढ़े, किस आंकड़े पे भरोसा करना है बॉस? राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, क्या आरोप लगाना चाहते हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो खुद ही नंबर को लेकर कन्फ्यूजी आए हुए। सुनिए राहुल गांधी को। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ लोगों ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में वोट नहीं दिया था। द वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश was added to the voting roll of Maharashtra, meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying.
In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। देखिए, कहिए कुछ भी, राहुल गांधी को सुनने में मजा तो आता है। अभी 15 जनवरी को 1 करोड़ बढ़े थे नए वोटर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में। 7 फरवरी होते होते वो 39 लाख पर आ गए। पहले वो 1 करोड़ से 70 लाख हुए, 70 लाख से 39 लाख हुए। मुझे लग रहा है राहुल गांधी 2 महीना रुकेंगे ना और तो उनको लगेगा कि हाँ ठीक ही है फिर, क्योंकि धीरे धीरे घट रहा है, लाइन पे आ रहा है मामला। राहुल गांधी का कंफ्यूजन यही नहीं खत्म हुआ। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वो आरोप लगाना नहीं चाहते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं आरोप तो लगा रहा हूं लेकिन लगाना चाहता नहीं हूं। राहुल गांधी का हर प्रोसेस गजब है बॉस। सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि चुनाव आयोग ने राहुल को जवाब क्या दिया। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो ये मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। राहुल गांधी तो आरोप लगाने में ही कंफ्यूज हो गए, लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों पर जो कहा वो आपको बताता हूं, फिर फैक्ट्स बताता हूं। चुनाव आयोग ने कहा कि हम राजनीतिक दलों को प्राथमिक हितधारक के तौर पर देखते हैं। यकीनन मतदाता सबसे पहले आते हैं। हम राजनीतिक दलों की ओर से पेश किए गए विचारों, सुझावों और सवालों को महत्व देते हैं। चुनाव आयोग लिखित तौर पर पूरे तथ्यों के साथ और प्रतिक्रियाओं का पालन करते हुए इसका जवाब देगा। महाराष्ट्र में वोटर बढ़ने के मामले में पिछले साल 24 दिसंबर को चुनाव आयोग ने डिटेल में जवाब दिया भी हुआ है। चुनाव आयोग ने तब कहा था कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 48,81,620 वोटर जोड़े गए। इसी दौरान महाराष्ट्र में 8,391 वोटर हटाए भी गए। इस तरह से कुल जोड़े गए वोटर्स की संख्या 40,81,229 हुई। ये 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल पूरा करने वाले मतदाता लिस्ट में जोड़े गए। 18 से 19 साल की आयु वाले 72,094 वोटर जोड़े गए। 20 से 29 साल की उम्र वाले 17,74,514 वोटर जोड़े गए। यानी 18 से 29 साल की उम्र वाले कुल 26,46,608 युवा मतदाता लिस्ट में जोड़े गए। चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में यह कोई असामान्य बात नहीं है कि इसमें इतने 40 लाख लोग जुड़ गए। कोई असामान्य बात नहीं। और जिसका मान लीजिए कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में मान लीजिए वो वोट देने के योग्य हो रहा है, उसका एज कंप्लीट हो रहा है, तो क्या करे कि नहीं अपना नाम जुड़वाए वोटर लिस्ट में, क्योंकि राहुल गांधी शक करेंगे। चुनाव आयोग के जवाब के बाद भी इंडी गठबंधन अपनी धुन पे नाच रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के बाद भी राहुल गांधी अपने मन से कई आंकड़ा उठाकर आरोप लगा दे रहे हैं। 1 करोड़ वोटर जोड़ दिया, 70 लाख जोड़ दिया, 39 लाख जोड़ दिया। कह रहे लिस्ट नहीं दे रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के जवाब के बाद भी राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसी पर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी दिल्ली में होने वाली हार की भूमिका तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस का नाम और निशान दोनों गायब होने वाला है। इसी के लिए राहुल गांधी बहाना खोज रहे हैं। सुनिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी जो नाम मांग रहे हैं वोटर्स का कि चुनाव आयोग नहीं दे रहा, वो नाम उनके पास ऑलरेडी हैं। सच्चाई बताऊंगा, लेकिन पहले फडणवीस को सुनिए। वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है।
राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप राहुल गांधी अकेले नहीं लगा रहे। अरविंद केजरीवाल भी इस तरह की आशंका जता रहे हैं। बल्कि केजरीवाल ने तो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वोटर घटाने और बढ़ाने के आरोप लगाए थे। लेकिन कितने वोट पड़े यह जानने के लिए केजरीवाल ने एक वेबसाइट बना दी जिसमें फॉर्म 17C अपलोड कर दिया गया, जिससे पता चल सके कि किस बूथ पर कितने वोट पड़े थे और चुनाव आयोग के आंकड़ों से इसको मैच करा जा सकता है। राहुल गांधी भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। राहुल गांधी को किसने रोका है? फॉर्म 17C में क्या क्या जानकारी होती है आपको बता देता हूं। फॉर्म 17C में मतदान केंद्र पर पड़े वोट का रिकॉर्ड होता है, बूथ पर कुल कितने मतदाता हैं उनकी जानकारी होती है, कितने मतदाताओं ने वोट नहीं देने का फैसला किया यह भी लिखा होता है, बूथ पर जितनी ईवीएम होती है उसकी जानकारी दर्ज होती है। मतदान के बाद फॉर्म 17C सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। केजरीवाल ने दावा किया था कि चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड करने से मना कर रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपनी ही वेबसाइट बनाकर उस पर फॉर्म 17C अपलोड कर दिया। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 17C से जुड़ी सारी डिटेल्स अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी। एक एक विधानसभा में कितना वोट पड़ा यह सारी डिटेल आ चुकी है बॉस। इसलिए केजरीवाल ने आज जो सवाल उठाया था अब उसको लेकर कहीं कोई विवाद होने की गुंजाइश ही नहीं बचती। जो लोग माहौल बनाते हैं कि ज्यादा वोट पड़ गया कम पड़ गया, अरे भाई तुम 17C देखो ना भाई, उसमें लिखा है और जो रिजल्ट आया उसको मिला लो, खत्म मामला। क्या पब्लिक को बेवकूफ बनाना है भाई? पब्लिक सब समझ रही है पाठशाला देख के, सारा नियम कायदा कानून उसको पता है कि 17C में सब लिखा है, आपके पोलिंग एजेंट को सब पता है। और इतना ही नहीं बॉस, इलेक्शन शुरू होने के पहले चुनाव आयोग जो इनके पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं इनके लोगों को लिस्ट देता है कि आपके इलाके में ये जो मतदाता हैं इनकी सूची है, उसमें किसका नाम कटा हुआ है, किसका नाम जोड़ना है, ये सब चेक करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अभी आपको दिल्ली में याद होगा कितना बवाल मचा था कि अरे इसका नाम देखिए इसमें नहीं है और वो तो आदमी वहां रह रहा है, अरे इसका नाम है लेकिन वो तो वहां नहीं रह रहा है। तो राहुल गांधी कौन सी लिस्ट मांग रहे हैं बॉस? आपने अपने नेताओं को फोन कीजिए, सबके पास सब लिस्ट है कि कहां किस इलाके में कितने वोटर होते हैं। लेकिन नहीं, माहौल बनाना है। मैंने आपको कहा ना, कभी ईवीएम, कभी लिस्ट, कभी कुछ, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, ये लोग इसलिए करते हैं ना ताकि इनका नेता, इनका कार्यकर्ता इनसे ना पूछ पाए कि बॉस आप क्या कर रहे हो जी, काहे हरा रहे हो इतना। तो एक लीपापोती करते हैं लोग, ढक दो, ये मीडिया खराब है, ये खराब है, वो खराब है, सब खराब है, यही अच्छे हैं। खैर, दिल्ली के नतीजों पर सबकी नजर है। कल सुबह 6 बजे से हम लोग जो है रिजल्ट के लिए आपके साथ जुड़ जाएंगे नवभारत पर। लेकिन यूपी में सीएम योगी और अखिलेश के बीच भी गजब का टेस्ट चल रहा है और उसका नतीजा भी कल आना है। मिल्कीपुर उपचुनाव का रिजल्ट भी कल घोषित होगा, लेकिन नतीजों को लेकर सीएम योगी बिल्कुल बेफिक्र दिख रहे हैं। सीएम योगी एकदम रिलैक्स मूड में उत्तराखंड में अपनी भतीजी की शादी में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी एक छोटे बच्चे को गोद में उठाकर उसके साथ खेलते हुए दिखाई दिए। यानी सीएम योगी एकदम रिलैक्स मूड में। उनको लग रहा है कि मिल्कीपुर में बीजेपी जीत रही है और अयोध्या की हार का बदला हमने ले लिया अखिलेश से। मिल्कीपुर में जीत हासिल करने पर सीएम योगी अयोध्या का बदला ले लेंगे, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, अलग अलग लेवल पर जाकर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव पर क्या कहा है। वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहां की वो है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन। जो है ही नहीं वोट उनके भी डाल दिए, गाड़ी आई। आप देखिए इंडिया अलायंस में राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी के लिए, मतलब एक तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई एकदम से कैसे वोटर बढ़ गया। मतलब कहने का सेंस ये है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए वोट देने वालों के नाम जोड़ देता है। तो फिर मिल्कीपुर में बाहर से लोग लाने की क्या जरूरत पड़ेगी बॉस, जब इलेक्शन कमीशन ही खेला कर देता है। फिर कोई इन लोगों से पूछे कि कोई कहते हैं कि भाई ईवीएम में बीजेपी गड़बड़ी कर देती, तो जब ईवीएम में गड़बड़ी कर ही देती है तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने की क्या जरूरत पड़ेगी भाई। यानी ये खुद ही इनको समझ में नहीं आता। ये पर्ची निकालते हैं कि आज निकला है कि प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया तो आज इस पे रो। फिर एक पर्ची निकालेंगे, अरे वोटर लिस्ट जुड़ गया में नाम जुड़ गया है, आज ये करो।
फिर एक पर्ची तो ऑल टाइम वैलिड है कि ईवीएम ही नहीं ठीक से काम करता है। अखिलेश यादव ने पिछले उपचुनाव में यही किया था और जब से मिल्कीपुर में वोटिंग हुई है तब से वो यही आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने खेल कर दिया। ये रिजल्ट से पहले ही हार मानने वाली बात है, कम से कम कल के रिजल्ट का इंतजार तो कर लेते। खैर, पाठशाला में अगली क्लास महाकुंभ में भीड़ फिर बढ़ी तो अचानक आग कैसे लग गई? हादसा या साजिश? अब इसका चैप्टर। प्रयागराज महाकुंभ में जब हादसा हुआ था तो कहा जा रहा था कि अब वहां कम लोग आएंगे। विपक्ष के नेता भी डराने में जुटे हुए थे। हादसे को ही कुंभ की पहचान बना देने वाली पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन सनातन की ताकत आप देखिए कि महाकुंभ में फिर से लोग उमड़ने लगे। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ महाकुंभ में बढ़ रही है। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग संगम स्नान कर चुके हैं। अब यह बिना किसी सॉलिड अरेंजमेंट के तो नहीं हो सकता, लेकिन अखिलेश यादव और दूसरे नेता लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महाकुंभ में भीड़ बढ़ने लगी तो आज फिर एक घटना हो गई और उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भीड़ बढ़ने पर इस तरह की घटना कहीं कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि महाकुंभ में आज कुछ पंडालों में अचानक आग लग गई। हालांकि आग पर फौरन काबू पा लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया जो लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा। उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आज हुई घटना के बारे में बताता हूं। महाकुंभ में आज सेक्टर 18 में कुछ पंडालों में आग लग गई। आग शंकराचार्य मार्ग स्थित हरिहरानंद शिविर में लगी हुई थी। आग लगने से कई पंडाल जलकर राख हो गए। दूर से ही आग से निकल रहा धुआं दिख रहा था। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि क्या माहौल था वहां। आसमान में काला धुआं देखिए कितना दूर से दिख रहा था। लोग डर गए कि भाई कोई भयंकर आग तो नहीं है। हालांकि आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन एक्टिव हुआ। फौरन आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई और जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया। आज महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 18 में आग लगी, जहां संत हरिहरानंद का पंडाल बना है। इसी पंडाल में सुबह 11 बजे के करीब अचानक आग लगी थी, लेकिन सीएम योगी ने इस तरह के हादसों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। आज भी महाकुंभ में आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ। आप देखिए कि कैसे प्रशासन ने आग पर काबू पाया। आग लगने की भनक लगते ही प्रशासन तुरंत एक्शन में आया। 25 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची। अनाउंसमेंट करके भीड़ को हटाया गया। घटना वाली जगह पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई और फिर करीब 40 मिनट के अंदर पूरी आग को बुझा दिया गया। आग की खबर मिलते ही पूरा मेला प्रशासन अलर्ट पर था। पुलिस के जवान हाथ में माइक लेकर लगातार अनाउंसमेंट कर रहे थे, जिससे लोग पैनिक में ना आ जाए। एक बार सुनिए वहां क्या माहौल था, फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा बताता हूं। प्लीज, सब चीजें कंट्रोल में है। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है। कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। लेकिन योगी मोदी को घेरने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार बैठा है कि महाकुंभ में कुछ भी हो, फौरन सरकार पर हमले शुरू हो जा रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव ने आग लगने की घटना पर सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि हम फिर से शासन प्रशासन को जगाते हुए मांग करेंगे कि अग्नि निरीक्षण और सर्वेक्षण कराया जाए। यह एक अति गंभीर मामला है और लोगों की जिंदगी का सवाल भी। और जब अखिलेश यादव से महाकुंभ में आग लगने की घटना पर सवाल पूछा गया तो सुनिए किस तरह अखिलेश यादव ने सरकार पर महाकुंभ में ही आग लगाने का आरोप लगा दिया। जो सवाल आप पूछ रहे हो, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ में आग लगा दी। सर, दिल्ली इलेक्शन कुंभ की ही आग लगा दी। इनके नेता कोई कहता है कि भगदड़ में मरे हुए लोग गंगा में बहा दिए गए, कोई कहता है जमीन में दफना दिए गए, कोई कहता है कि कहां हैं ढूंढो उनको, कोई कह रहा है कि भाई खुद ही प्रशासन आग लगा दे रहा है। क्या ही चल रहा है। पाठशाला में अगली क्लास। महाकुंभ में आए नागा साधुओं की मौत का वो रहस्य जो आप पहली बार टीवी पर देखने जा रहे हैं। नागा साधुओं के वो राज जो खुलेंगे, जिनके बारे में सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। महाकुंभ में आए नागा साधुओं के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, हर कोई नागा साधुओं की चर्चा करता है। लेकिन आज हम नागा साधुओं पर जो चैप्टर खोलने जा रहे हैं उसे टीवी पर पहले कभी नहीं सुना या देखा गया। पूरी दुनिया में इस समय महाकुंभ की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सनातन के इस महापर्व में अब तक 40 करोड़ लोग संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं और महाकुंभ में लोगों की बड़ी जिज्ञासा है। नागा साधुओं को लेकर भी, नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया को लेकर भी लोगों के मन में हमेशा सवाल उठते हैं। और हमने पाठशाला में आपको कहा था कि हमारा प्रयास है कि जब सनातन का यह महापर्व हो रहा है तो सनातन से जुड़े हुए लोगों को, सनातन से जुड़ी हुई आस्थाओं को आप क्लियर कट समझ पाए।
इसलिए पिछले हफ्ते हमने आपको अघोरियों पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी। आज हम नागा साधुओं पर ऐसी रिपोर्ट लाए हैं जो टीवी पर पहले आपने नहीं देखी होगी। कई सवाल जो नागा साधुओं को लेकर अनसुलझे हैं। नागा साधु कहां रहते हैं, कहां से आते हैं, कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं, इसके बारे में आज पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। इसके बारे में पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन आज मैं आपको नागा साधुओं की मौत को लेकर ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज टीवी पर पहली बार महाकुंभ में एक नागा साधु की मृत्यु से जुड़ा ऐसा खुलासा होगा जिसके बारे में अब तक आपको किसी ने नहीं बताया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नागा साधु अपने जीते जी ही अंतिम संस्कार करवा लेते हैं अपना, लेकिन मृत्यु के बाद भी इनका दाह संस्कार नहीं होता, इनको अग्नि के हवाले इनकी बॉडी नहीं होती। तो फिर सवाल है कि नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उन्हें मुक्ति कैसे मिलती होगी। यह जानने के लिए हमारी टीम महाकुंभ गई थी। हमारे सहयोगी मुनीश देवगन ने वहां से एक रिपोर्ट कवर की और जो वीडियो सामने आया वो बहुत हैरान करने वाला है। पहले एक झलक देखिए इस रिपोर्ट की, फिर आपको एक एक चीज विस्तार से बता दूं। शरीर तो चला गया, आत्मा तो चली गई। शरीर की क्रिया है, मिट्टी के अंदर लगा करके, और मेवा मिष्टान से भी माने हम लोग उनको दबाते हैं। नागा बाबा की अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन महाकुंभ और नागा बाबाओं के जीवन का ये ऐसा रहस्य है जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए। महाकुंभ की यात्रा के दौरान हमारे सहयोगी मुनीश देवगन की टीम को एक नागा बाबा की अंतिम समाधि देखने का मौका मिला। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान बहुत ही पुण्यशाली साधु को समाधि लेने का अवसर मिलता है। इस दौरान जो साधु समाधि लेते हैं वो जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। जैसे हमारी आपकी मौत हो जाए तो अंतिम संस्कार क्या होता है, अग्नि में पंचतत्व में हम लोग विलीन हो जाते हैं, लेकिन नागा साधुओं का दाह संस्कार नहीं होता। इस रहस्य के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरह नागा साधु की समाधि की प्रक्रिया की जा रही है। पति अरे थोड़ा नीचे से पीछे और रखो ना, नीचे से यानी बीच महाकुंभ एक नागा साधु ने समाधि ली, और नागा साधु की मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इनका पार्थिव शरीर आम आदमी की तरह दाह संस्कार नहीं होता उसका, बल्कि उनको भू समाधि दिलवाई जाती है, जिसमें पार्थिव शरीर को पद्मासन मुद्रा में, यानी बैठे हुए ही मुद्रा में जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है। यहां भी एक बड़े आकार का गड्ढा तैयार किया गया है। आमतौर पर दफनाने के लिए 5 से 6 फीट का गड्ढा तैयार किया जाता है, लेकिन नागा साधु की अंतिम समाधि के लिए जेसीबी की मदद से 20 फीट गहराई का गड्ढा तैयार किया गया। इस दौरान अखाड़े के दूसरे साधु मंत्रोच्चार के साथ समाधि प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। इस दौरान पार्थिव शरीर के साथ मावा और मिष्ठान के अलावा नमक भी डाला गया है, ताकि पार्थिव शरीर जल्द से जल्द पंच तत्व में विलीन हो जाए। सनातन धर्म में नागा साधुओं को धर्म रक्षक माना गया है। यही वजह है कि एक योद्धा की तरह पूरे मान सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपको नागा साधुओं की समाधि से जुड़े कुछ रहस्य बताता हूं। नागा साधु बनने के बाद अंतिम संस्कार में पिंडदान और दाह संस्कार की प्रक्रिया लागू नहीं होती। शरीर छोड़ने के बाद नागा साधुओं की सिर्फ 2 तरह की समाधि होती है। पहली तो है भू समाधि, जिसकी अभी आपने तस्वीरें देखी। इसमें पार्थिव शरीर को जमीन के अंदर दफना दिया जाता है। और दूसरी है जल समाधि, जिसमें बहती नदी में पार्थिव शरीर को छोड़ दिया जाता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि नागा साधु जीवित रहते ही अपना तन और मन परमात्मा को समर्पित कर चुके होते हैं।
इसलिए ये जिंदा रहते हुए ही अपना पिंडदान कर देते हैं। यही कारण है कि नागा साधु के शव को अग्नि नहीं दी जाती। पहले नागा साधुओं को जल समाधि देने का चलन था, लेकिन नदियों के प्रदूषण को कम करने की वजह से अब जल समाधि की जगह नागाओं को सिद्ध योग मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। इस समाधि से पहले हिंदू धर्म के अनुसार उनके शव को स्नान कराया जाता है और शव पर भस्म लगाकर भगवा वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर जमीन में दफनाया जाता है। समाधि स्थल को मिट्टी से ढक दिया जाता है, जैसे यहां ढका गया, और वहां पर एक सनातनी निशान बना दिया जाता है ताकि कोई उस जगह को गंदा ना कर सके। नागा साधु के समाधि को लेकर नागा साधुओं का क्या मानना है, एक बार ये भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। सन्यासी जो होते हैं उनको या तो मिट्टी दाग होता है या जल दाग होता है। मिट्टी के अंदर भी बने जो वही है, जैसे अग्नि दाग होता है, इसी प्रकार से दाग संस्कार होता है। तो हमारे उनको बैठा दिया जाता है। शरीर तो चला गया, आत्मा तो चली गई। शरीर की क्रिया है, शरीर को दफनाना है। तो शरीर का हमारी रीति रिवाज से मंत्रोपचार के साथ आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस शरीर को मिट्टी के अंदर लगा करके और मेवामिष्टान से भी माने हम लोग उनको दबाते हैं। जैसे कई प्रकार के जीव उन कीड़ों के माने जो विदाम में माने जो है होकर के उनका शरीर को अंतिम क्रिया हो जाए। अधिक तक नमक भी डाल देते हैं और जल में तो मच्छी वगैरह जानवर जो भी जल जानवर होते हैं वो शरीर को पूरा कर जाते हैं। तो कुछ वजनदार चीज ला करके वो पीना में चल जाती है वो दाग। तो शरीर को दफनाने की प्रक्रिया है। नागा बाबाओं को लेकर एक रहस्य यह भी है कि अपने शरीर पर मुर्दों की राख क्यों लगाते हैं। इसके पीछे का सच जानने के लिए आज आपको नागा बाबा से जुड़ी कुछ और रहस्य जानने चाहिए। दरअसल नागा दीक्षा के दौरान दो तरह के नागा साधु तैयार होते हैं। एक दिगंबर नागा साधु जो पूरी तरह नग्न रहते हैं, दूसरे हैं श्री दिगंबर नागा साधु होते हैं जो लंगोट धारण करते हैं। नागा साधु बनने के लिए एक बहुत कठोर प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें आजीवन संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कई इंद्रियों को नष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा नागा साधु के पूरे शरीर पर राख को मलकर रखने की दो वजह बताई गई है। पहली तो यह कि राख को नश्वरता का प्रतीक माना जाता है और दूसरा यह कि शरीर पर एक तरह के आवरण का यह काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर बार कुंभ में नागा साधुओं को दीक्षा दी जाती है। इसमें जगह के हिसाब से नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वालों को नागा, उज्जैन में बनने वालों को खूनी नागा, हरिद्वार में बनने वालों को बर्फानी नागा और नासिक में बनने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा साधु जिस राख को लपेट लेते हैं वो कई बार चिताओं से ली गई मुर्दों की राख होती है। इसके अलावा कई बार जिस धुनी के सामने वो बैठे रहते हैं उसी की राख को मल लिया करते हैं। नागा साधुओं से जुड़ा एक सबसे बड़ा रहस्य यह भी है कि सिर्फ कुंभ में ही नजर आते हैं। इसके बाद ये कहां गायब हो जाते हैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ में ज्यादातर नागा साधु उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हिमालय की गुफाओं से कुंभ में आते हैं। ये नागा सन्यासी गुप्त स्थानों पर तपस्या करते हैं और अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं, फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं और यही वजह है कि इनका कोई स्थायी पता बताना संभव ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान शिव की तपस्या करने वाले नागा बाबा जंगलों में जड़ी बूटी और कंद मूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा संत तो जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं और कुंभ में ही सीधे नजर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु भिक्षा मांगकर रात दिन मिलाकर एक ही समय भोजन करते हैं। एक नागा साधु को 7 घरों से ही भिक्षा लेने का अधिकार होता है। साथ ही जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। इसके अलावा नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नागा साधुओं के त्याग, तप और रहस्यमयी दुनिया के बारे में हमारे रिपोर्टर मुनीश देवगन ने नागा अखाड़े के एक संत से भी बात की। सुनिए वो क्या क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अपना घर छोड़ने के बाद में गुरु लोगों की सेवा करनी पड़ती है और जब उस योग्य हम हो जाते हैं, गुरु लोग समझते हैं, तो उसके बाद हमारा जो है शुरू में पंच संस्कार करते हैं। 5 गुरु बनाए जाते हैं
और पंच संस्कार करने के बाद में जो हमारी एक संस्कार प्रक्रिया जो अखाड़ों के द्वारा होती है, फिर उसके बाद वो होती है, और उसके बाद फिर ये दिगंबर नागा वगैरह जो होते हैं वे फिर बनाए जाते हैं। पाठशाला में आपको ये सारी रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये है कि आप नागा साधुओं, सनातन के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म से जुड़ी हुई चीजों के बारे में समझ सकें, जान सकें। वरना नागा साधु का लोग तो मजाक उड़ा देते हैं। कई लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि भाई वो बिना कपड़े के घूमने वाले साधु नागा साधु कहलाते हैं, लेकिन क्या है उनका इतिहास, क्या है उनका वर्तमान, कैसे वो जीते हैं, क्या करते हैं, ये सब आज आपको बता रहा हूं। धार्मिक इतिहास के ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि 8वीं शताब्दी में जब सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को लगातार खंडित किया जा रहा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। वहां से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व नागा साधुओं ने संभाला। 18वीं शताब्दी में अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत पर हमला करने आया। इस दौरान अब्दाली की फौज जब गोकुल और वृंदावन पर कब्जा करने पहुंच गई, उस दौरान कंदराओं से निकलकर नागा साधुओं ने ही अब्दाली की सेना से युद्ध किया था। उस दौर के गजेटियर में यह लिखा है कि 1751 के आसपास अहमद खान बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। उस समय हजारों नागा सन्यासी स्नान कर रहे थे और अपने शस्त्र धारण करके बंगस की सेना पर टूट पड़े। इन नागा साधुओं ने 3 महीने तक जमकर युद्ध लड़ा और प्रयागराज की रक्षा की। 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया था। तब भी नागा सन्यासियों ने जमकर युद्ध किया और अपनी जान देकर धर्म की रक्षा की। लेकिन आजादी के बाद से नागा साधुओं ने शस्त्र न उठाने का फैसला लिया, क्योंकि देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना तैयार हो चुकी थी। लेकिन आज इन साधुओं को गुरुओं की तरफ से शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती है। इसलिए नागा साधुओं की पहचान सिर्फ बिना कपड़ों के घूमने वाले साधुओं की नहीं है। ये वो तपस्वी हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध तक लड़े, जिनका जीवन सनातन को समर्पित होता है। इसलिए उनको सम्मान देना सीखिए। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत। नए इनकम टैक्स बिल को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नए आयकर विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, सूत्र कह रहे हैं। सोमवार को इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। नए विधेयक से टैक्स का बोझ कम होगा। सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी कहा जा रहा है, और टैक्स रिटर्न फाइल करना भी आसान हो जाएगा। यानी लगातार मिडिल क्लास का फायदा ही फायदा हो रहा है। पहले इनकम टैक्स की छूट बढ़ी, उसके बाद रिजर्व बैंक ने रेट घटाया, और अब नए टैक्स बिल के आने से भी आम आदमी को फायदा होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है।